हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे मराठा के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मराठा को समझने के लिए दो इसमें पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है पेशवा का पार्ट। तो पेशवा वाला जो पार्ट है पूरा मराठा का, वो किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक लंबा पार्ट है, उसकी स्टोरी एक अलग है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मराठा साम्राज्य का यहाँ पे लेकर के आए हैं, ताकि आपको युद्ध को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे मराठा का। तो मराठा का जो संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और इसके कुछ परिचय को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिवाजी के पिताजी का नाम जो है शाहजी भोसले था। उनकी माता का नाम जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। और इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था और शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ अभी। तो शिवनेरी दुर्ग में जन्म होता है शिवाजी का। और यहाँ पे इनके जो गुरु होते हैं, दो गुरु होते हैं, एक राजनीतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु जो हैं वो दादाजी कोंडदेव, शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो हैं दादाजी कोंडदेव हैं। और आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो गुरु रामदास है। ये आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास है। और इसके बारे में अन्य चीज़ देख लेते हैं कि इनको आगरा किला में कैद किया गया था। कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में मैं परिचय देते हुए निकल रहा हूँ। आगरा किला में इसे कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1666 ईस्वी में इनके पुत्र के साथ। और औरंगजेब ने ही शिवाजी को कहा था पहाड़ी चूहा, क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी निपुण थे। तो इसलिए औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा था किसको, शिवाजी को। क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लिख करके लाने का एक प्रयास होता है कि आपके समय को बचाया जाए, इसलिए यहाँ पे एक संक्षिप्त नोट बना करके आपके बीच लाता हूँ। आगे चलिए, यहाँ पे अन्य चीज़ों को देख लेते हैं कि शिवाजी जो है ये गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे, इसलिए इसे गोरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है शिवाजी को। और शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था रायगढ़ के किला में। याद रखें कि दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है। जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में, ठीक है, 1630 ईस्वी में। लेकिन राज्याभिषेक जो हुआ था वो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किला में। कहाँ हुआ था, रायगढ़ किला में राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और यहीं पे ये छत्रपति शिवाजी की उपाधि भी धारण की थी 1674 में। शिवाजी छत्रपति का मतलब होता है राजाओं का राजा। पूरा मराठा साम्राज्य का ये अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे। छत्रपति की उपाधि इन्होंने ले ली थी। और इन्होंने एक मंत्री परिषद का गठन किया था, जो उस समय का एक बहुत ही नया और अलग तरह की प्रणाली थी, जिसे कहा जाता है अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसने बनाया था, शिवाजी ने बनाया था। ये एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो इन चीज़ों का डिटेल जो हम लोग पेशवा वाला जब चैप्टर लेकर के एक दिन आएंगे कभी, तो उसमें ये डिटेल कर लेंगे। तो अभी फिलहाल समझिए, मंत्री परिषद अष्टप्रधान थे। इसमें कई प्रकार के मंत्री होते थे, जिसमें पेशवा सबसे प्रमुख होता था, जिसे प्रधानमंत्री के पद से आप कंपेयर कर सकते हैं पेशवा को। और इन्होंने कर लगाया था। कर दो तरह का ये लगाया था। एक तो कर लगाया था अपने पड़ोसी राज्यों के बीच, जो इनके आसपास के कुछ राज्य थे जिनको संरक्षण चाहिए होता था, उनके लिए ये कर लगाया था, जिसको कहा जाता है चौथ। क्या कहा जाता है, चौथ कहा जाता है। तो इस चौथ का जो कर था ये अपने पड़ोसी राज्यों के लिए लगाया था। मतलब जो भी उस राज्य की आमदनी है उसका 1/4 हिस्सा लगा करके वो 1/4 हिस्सा शिवाजी को, मतलब मराठा को दिया जाता था चौथ के रूप में, पड़ोसी राज्यों से। एकदम ध्यान रखेंगे, चौथ पड़ोसी राज्य के लिए। और दूसरा कर लगाया था सर देशमुख। ये सर देशमुख क्या है, ये अपने ही साम्राज्य में, जो मराठा का जो साम्राज्य था, तो अभी मैप के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे, तो अपने ही साम्राज्य में जो भी उपज होता था या जो भी आमदनी होती थी उस पर यहाँ पे कर लगाया था सर देशमुख, जो कि आमदनी का 1/10 भाग लिया जाता था। जो भी वहाँ पे आमदनी होती थी उसका 1/10 भाग जो है सर देशमुख के रूप में वो लिया जाता था। किससे, अपने ही राज्य के
अपने ही साम्राज्य के अंतर्गत। तो 2 कर हो गया, 1 चौथ हो गया पड़ोसी राज्य से और सर देशमुख हो गया अपने राज्य से। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लेंगे कि शिवाजी ने ही भूमि कर लगाया था। वो भूमि कर लगाया था पता है कितना? 30% से ये कर दिया था 40%। कितना किया था? 30% से 40% भूमि कर लगाया था। 30% से कर दिया था कितना? 40%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी अपने राज्य में भूमि कर कितना लगाया था? भू राजस्व कर लगाया था 30% से बढ़ा करके 40% कर दिया था। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हो गया आपको शिवाजी के बारे में। और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। तो ये एक छोटा सा इनका कार्यकाल रहा था 1674 से लेकर के 1680 के बीच में, जो अपने साम्राज्य को इन्होंने स्थापित किया था। तो शिवाजी के बाद अन्य कुछ जो यहाँ पे साम्राज्य के जो ये राजा हुए या पेशवा हुए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए यहाँ पे देख लीजिए कि शिवाजी के बाद क्या क्या स्थिति बनी। एक संक्षिप्त रूप में इसको देखते हैं। शिवाजी जो है राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ कब? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में और इनका कार्यकाल 80 तक रहा था। तो शिवाजी से लेकर के अब चलते हैं। इसके बाद बना था यहाँ पे संभाजी। कौन बने थे? संभाजी। और उसके बाद संभाजी के बाद ये राजा राम। ये दोनों जो है ना शिवाजी के पुत्र ही थे। ये शिवाजी एक्चुअली 2 शादी की थी, 2 शादी ये किए थे। तो इनका एक पुत्र था संभाजी और एक पुत्र था राजा राम। तो ये शिवाजी का ही ये दोनों पुत्र आगे चल करके मराठा साम्राज्य का ये राजा बनता है। उसके बाद कुछ समय के बाद ताराबाई आती हैं रोल में। उसके बाद इन्हीं ताराबाई का बेटा जो है शिवाजी द्वितीय ये बनता है। फिर साहू जी बनते हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साहू जी के द्वारा नियुक्त किया गया था बालाजी विश्वनाथ। और ये पेशवा था, ये 7वां पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। कैमा पेशवा थे? 7वां पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से क्या होता है कि पेशवा पद जो है मराठा साम्राज्य में वंशानुगत हो जाता है, मतलब इनके ही पुत्र बनेंगे मराठा साम्राज्य के शासक। तो बालाजी विश्वनाथ को कौन बनाया? साहू जी। और यहाँ से बालाजी विश्वनाथ के बाद यह पेशवा पद जो है मराठा साम्राज्य में वंशानुगत हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बालाजी विश्वनाथ कै नंबर के, कितने नंबर के पेशवा थे? तो एक बात हो गया कि 7 नंबर के ये पेशवा थे। कितने नंबर के? 7 नंबर के। और यहाँ से पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। तो अगला पेशवा कौन बनेगा? बाजीराव द्वितीय। एक्चुअली ध्यान रखिए शिवाजी ने पेशवा पद तो बना दिया था, इस साहू बालाजी से पहले ये 6 पेशवा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके थे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेशवा वाले में। लेकिन यहाँ बालाजी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये 7वां पेशवा। उसके बाद ये बाजीराव प्रथम आते हैं और बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव प्रथम का पुत्र जो है बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये मराठा साम्राज्य में जो है, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मराठा साम्राज्य में एक नया स्थिति यहाँ पे बना करके लाया था। एक नया मंत्रिमंडल आप कहें या नया अपने मराठा साम्राज्य को अलग अलग 4 भागों में विभाजित कर दिया था। तो मराठा साम्राज्य का जो आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण वो किया था बालाजी बाजीराव। ये किस में किया था? मराठा परिसंघ के रूप में। ये मराठा परिसंघ क्या होता है? ये मराठा परिसंघ ये होता है कि मराठा साम्राज्य को कई अलग अलग शासकों के द्वारा शासन किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे पूना के क्षेत्र में खुद ही अपना जो पेशवा मेन होते थे, प्रधान होते थे, यही संवैधानिक प्रधान होता था पूरे मराठा का। लेकिन इंदौर में होते थे होलकर, नागपुर में दे दिया था भोसले को, ग्वालियर में दे दिया था सिंधिया को और बड़ौदा में दे दिया था गायकवाड़ को। तो बालाजी बाजीराव जो है ये क्या किए? मराठा परिसंघ बना दिए, मतलब मराठा साम्राज्य को विघटित करके 4 भाग में बांट दिए। एक इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया और बड़ौदा में गायकवाड़। तो ये बालाजी बाजीराव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेशवा हम लोग देख लेते हैं आगे। तो बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम आते हैं, फिर नारायण राव आते हैं। यहाँ पे हम अब जो मेन रोल में आएंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये कौन है? ये है नारायण राव के बाद आ जाते हैं माधवराव द्वितीय। ये हैं माधवराव द्वितीय, जिसका नाम सवाई माधव भी कहा जाता है। सवाई माधवराव भी कहा जाता है या माधवराव द्वितीय कहा जाता है। इनका क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये आएंगे आंग्ल मराठा के साथ प्रथम युद्ध में। कौन? माधवराव द्वितीय या सवाई माधवराव। ये आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध में इनका रोल आता है, इसलिए इतना समझाना पड़ा। ये
क्रम में कौन कौन बने थे। उसके बाद माधवराव द्वितीय या सवाई माधवराव के बाद यहाँ पे आ जाते हैं कौन, उसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध में दो युद्ध में, दूसरे और तीसरे युद्ध में ये भाग लेते हैं। एक्चुअली आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए थे। पहला में हुए थे माधवराव सवाई माधवराव, और दूसरा में हुए थे और तीसरा में हुए थे कौन, बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय का क्रम जो है ये अंतिम पेशवा है और ये 13वां नंबर का पेशवा था बाजीराव द्वितीय। इसके बाद मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ पे हैं और इनका जो कार्यकाल था अंतिम पेशवा का 1795 से लेकर के 1818 के बीच में यह कार्यकाल रहा था। तो इन क्रम को समझने के बाद यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इनके मराठा साम्राज्य के बारे में एक बार संक्षिप्त मैप के माध्यम से समझ लीजिए कि कैसे मराठा साम्राज्य बढ़ा, विघटित हुआ और फिर वो अंततः अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मैप पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे आप समझ लें कि ये है 1674 से लेके 80 तक का ये मराठा की स्थिति। इस समय शिवाजी यहाँ पे मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे, राज शासक थे शिवाजी महाराज जी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया, यही मराठा साम्राज्य का ये विस्तार था शिवाजी के समय में। देख पा रहे हैं इधर बेंगलोर वगैरह सब जो है इधर इस एरिया में भी आ जाता है। इधर तमिलनाडु तक का विस्तार ये अपना शिवाजी ने कर रखा था। मुख्य रूप से ये एक मराठा साम्राज्य का शिवाजी के समय का क्षेत्र है। इसके बगल में यहाँ पे हैदराबाद था, ऊपर में खानदेश बोला जाता था इनके सटे हुए उत्तर में। इधर पूरब में यहाँ पे हैदराबाद हो जाता है। इसके दक्षिण में जो है मैसूर हो जाता है और छोटा सा यहाँ पे त्रावणकोर, ये हमेशा से स्वतंत्र राजा यहाँ हुआ करते थे लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं बाद में। ये तो शिवाजी महाराज का क्षेत्र था। अब यहाँ से जो विस्तार होगा, ये विस्तार को हम लोगों को समझना है कि कैसे साम्राज्य मराठा का विस्तार हुआ और उसका स्थिति क्या रहा। तो आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 1750 की स्थिति है। कब की? 1750 का ये मैप है, जब एक्चुअली क्या हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली मराठा का संघर्ष तो मुख्य रूप से मुगल से था। तो मुगल के मृत्यु मतलब मुख्य जो मेन जो एक शासक थे मुगल में औरंगजेब, इसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार काफ़ी तेज़ी से होता है और 1750 तक जाके बालाजी बाजीराव के समय तक का ये विस्तार है, जो कि ये 7वां पेशवा थे। बालाजी बाजीराव 7वां पेशवा के समय तक का ये विस्तार है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये शेडेड रीजन है, ये वाला, ये है मराठा साम्राज्य का क्षेत्र। ये मराठा साम्राज्य का क्षेत्र है। इसको इसलिए समझना है क्योंकि इसके अगल बगल कौन है और किससे संघर्ष कैसे होता है उसको समझने में आसानी हो जाएगी युद्ध के समय, जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा या अन्य होगा। तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य का ये क्षेत्र हो गया। ऊपर में यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है अलग से, स्थिति यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे मुगल भी रहते हैं इन क्षेत्रों में और उसके बाद अवध का भी छोटा सा साम्राज्य है। इधर बंगाल का प्रेसिडेंसी वगैरह यहाँ पे हुआ करता था प्लासी के युद्ध से पहले, 1757 से पहले बंगाल। उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद है। इधर कर्नाटक है, ये देख पा रहे हैं कोरोमंडल तट की तरफ उस समय कर्नाटक था और इधर मैसूर है। ये हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर को मिला करके ही दक्कन बोला जाता था। दक्कन साम्राज्य, दक्कन का साम्राज्य जो है हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर को कहा जाता था, जिसमें प्रमुख हुआ करते थे निजाम, हैदराबाद के प्रमुख हुआ करते थे इन दक्कन साम्राज्य का, और छोटा सा यहाँ पे त्रावणकोर। तो 1750 की स्थिति जो बालाजी बाजीराव 7वां पेशवा, जहाँ से वंशानुगत हो जाता है ये पद पेशवा का, वहाँ की स्थिति ये मराठा साम्राज्य का यहाँ से विस्तार था। यहाँ पे देख पा रहे हैं उड़ीसा तक ये विस्तार था, ये उड़ीसा तक विस्तार था। फिर इसके बाद और क्या विस्तार होता है मराठा साम्राज्य का और कैसे ये पतन होता है उसके बारे में देखना है। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट मैप में क्या है कि मराठा साम्राज्य ये आ जाता है बालाजी बाजीराव से लेकर के 1759 तक का ये मैप है। 1759 में क्या होता है? 1759 में ये अपने साम्राज्य को देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक विस्तार कर लेता है। ये विस्तार कर लेता है मराठा, देख लीजिए ये है पाकिस्तान के क्षेत्र में अटक, ये अटक तक पाकिस्तान में, और इधर कटक तक जो है भारत के उड़ीसा में कटक एक क्षेत्र है। तो कटक से लेके अटक तक इधर, और दक्षिण भारत में ये देख ही पा रहे हैं जो शेडेड रीजन है। तो कटक से अटक तक का जो क्षेत्र था ये मराठा साम्राज्य का था बालाजी बाजीराव के समय, 1759 के समय। तो कहा जाता था मराठा का घोड़ा जो है कटक से लेके अटक तक का पानी पीता है, ये कहा जाता था।
तो ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया था बालाजी बाजीराव के द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहे थे बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना था। यहाँ पे देख पा रहे हैं कटक से लेके अटक तक, और यहाँ पे सिमट करके रह गए थे। देख लीजिए मुगल, थोड़ा सा मुगल यहाँ पे है क्योंकि पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो अन्य क्षेत्र मुगल का जो है वो चला गया था ब्रिटिश के अंदर में। तो ये मुगल यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा सा सिमट करके रह गया था। उसके बाद ये सब जो है, ये सब एरिया है, सब ब्रिटिश का एरिया है। इधर भी कुछ ब्रिटिश इधर चले आए थे, इधर भी कुछ ब्रिटिश, और सिंध का कुछ एरिया रह गया था छोड़ करके। ये सिंध को छोड़ करके और ब्रिटिश के अंदर में सब आ गया था। और इधर पे छोटा सा हैदराबाद आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद सिमट करके छोटा सा हो गया था। और त्रावणकोर भी बिल्कुल सिमट करके छोटा सा ही था वो पहले से ही। मैसूर भी बहुत छोटा हो गया था सिमट करके। ये बालाजी बाजीराव का प्रभाव था जो अपने साम्राज्य को विस्तार करते गया और अन्य साम्राज्य को सीमित करके रख दिया। ये बहुत ही शानदार इसका साम्राज्य रहा था 1759 के समय तक का। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पेशवा में आपस में, मराठाओं में आपस में संघर्ष और कलह शुरू होता है, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है। और देख लीजिए यहाँ पे 1805 की स्थिति, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, 13वां पेशवा, अंतिम पेशवा, उसके समय क्या स्थिति बन जाती है मराठा का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये छोटा सा मराठा धीरे धीरे सिमटते हुए उतना बड़ा साम्राज्य से छोटा सा साम्राज्य में सिमट करके आ गया। और हैदराबाद भी यहाँ पे ये क्षेत्र है जो कि सहायक संधि कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। हैदराबाद कहने के लिए था, लेकिन सहायक संधि कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज के संरक्षण में ये हैदराबाद थे। सहायक संधि 1798 में ही हैदराबाद ने प्रथम, ये हैदराबाद था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सहायक संधि के थ्रू ये हैदराबाद यूँ कहें तो ब्रिटिश के अंतर्गत ही है। इधर मैसूर भी बहुत छोटा सा रह गया था, लगभग हैदराबाद ये ब्रिटिश के अंदर ही था, और त्रावणकोर भी ब्रिटिश के संरक्षण में था। तो कहने का मतलब है मैप के माध्यम से स्थिति लगातार 1805 तक क्या बना, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सिमट गया। फिर उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध लास्ट होता है 1818 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसमें पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। इसी को हम लोग को समझना है कुछ फैक्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान बनाए रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके डिटेल में थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे नेतृत्व करता थे मराठा की तरफ से और अंग्रेज की तरफ से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला जो युद्ध हुआ था ये है सवाई माधवराव, ये है वारेन हेस्टिंग। तो सवाई माधवराव और वारेन हेस्टिंग के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन? प्रथम युद्ध। कब से कब? 1775 से लेकर 1782 तक का ये युद्ध, 1775 से लेकर के 1782 तक का ये युद्ध है। ये सवाई माधवराव और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा और तीसरा युद्ध हम लोग देखेंगे। दूसरा और तीसरा युद्ध में क्या हुआ था कि दूसरा युद्ध जो है यहाँ पे लड़ा गया था बाजीराव द्वितीय के साथ में। दूसरा बाजीराव द्वितीय के साथ में, तीसरा भी बाजीराव द्वितीय के साथ में। तो यहाँ पे बाजीराव पेशवा जो है द्वितीय, ये दूसरा युद्ध लड़ा था वेलेजली के साथ, मतलब मराठा आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1803 से लेकर के 1805 के बीच में ये लड़ा गया था। और तीसरा अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था बाजीराव द्वितीय और यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में तीसरा और अंतिम युद्ध 1817 और 1817 से लेकर के 1818 के बीच में तीसरा और अंतिम युद्ध लड़ा गया था। मुख्य नेतृत्वकर्ता, लेकिन यहाँ पे तो मुख्य नेतृत्वकर्ता देख लिए, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल में, प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, तृतीय युद्ध में। इसको फैक्ट के साथ हम लोग अब लास्ट में समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रथम युद्ध के बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखिए 1775 से 82 में प्रथम युद्ध हुआ और इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3 युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। इसमें पेशवा जो थे उसमें उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, इसी के कारण ये इसमें अंग्रेजों को इन्वॉल्व होना पड़ा था। कैसे हुआ था यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। पहला युद्ध जो इसमें प्रथम युद्ध के अंतर्गत पहला युद्ध देखिए, एक हुआ था अरसा का युद्ध। इस अरसा के युद्ध में क्या हुआ था, रघुनाथ राव जो थे वो अंग्रेजों के अधीन चले गए थे। रघुनाथ राव मराठा के तरफ से थे, लेकिन मराठा ये यहाँ पे विश्वासघात करके अंग्रेजों के साथ मिल गए और ये पेशवा का उत्तराधिकार का पद मांगने के लिए अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। तो प्रथम युद्ध जो लड़ा जाता है अंग्रेज और रघुनाथ राव वर्सेस
नाना फडणवीस और सवाई माधवराव। मतलब अरसा के युद्ध में, आंग्ल मराठे के प्रथम युद्ध के अरसा के युद्ध में रघुनाथ राव अंग्रेज और किसके बीच लड़ा जाता है, सवाई माधवराव और नाना फडणवीस के बीच में, जहाँ पे क्या होता है, मराठा की हार हो जाती है। और ये हार होने के बाद एक संधि होती है, इसमें संधि क्या होती है 1776 में, पुरंदर की संधि। तो अरसा का युद्ध जो है वो 1775 में लड़ा गया और ख़त्म हुआ पुरंदर की संधि से। और ये पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में। तो पूछा जाता है अरसा की संधि, अरसा का युद्ध किससे खत्म हुआ था, पुरंदर की संधि से खत्म हुआ था 1776 में। और ये संधि जो हुई थी मुख्य रूप से वारेन हेस्टिंग और मराठा के बीच में। किसके बीच हुई थी, वारेन हेस्टिंग और मराठा के बीच में। और इसी के बीच में अब दूसरा युद्ध शुरू होता है, इसी आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध में ही दूसरा युद्ध एक इम्पोर्टेंट हो जाता है 1779 में, जो कहा जाता है तेलगांव का युद्ध। यह तेलगांव का युद्ध अंग्रेज और मराठा के बीच में होता है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है बड़गांव की संधि के माध्यम से। और इसी में अंतिम और तीसरा युद्ध जो होता है 1782 में, प्रथम युद्ध के अंतर्गत ये सारे युद्ध हुए थे। 1782 में वारेन हेस्टिंग हमला कर देता है एक्चुअली मराठा पे। उस समय सवाई माधवराव यहाँ पे राजा थे, मतलब मराठा की तरफ से सवाई माधवराव थे। और ये जो हमला होता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा, तो यह अंत होता है किस संधि से, सलवाई की संधि से। तो सलवाई की संधि किसके बीच होती है, वारेन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच में सलवाई की संधि हो जाती है। और मराठा का प्रथम युद्ध, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध सलवाई की संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट में बता दें कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मुख्य बातें क्या हैं, कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड है अरसा का युद्ध, तेलगांव का युद्ध और संधियाँ देख लेते हैं। अरसा का युद्ध समाप्त हुआ पुरंदर की संधि से, और तेलगांव का युद्ध समाप्त हुआ बड़गांव की संधि से, और आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ सलवाई की संधि से। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है कि आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध से कौन संबंधित नहीं है। जैसे कि दे देगा अरसा का युद्ध, पुरंदर की संधि, तेलगांव का युद्ध, बड़गांव की संधि, ऐसा कुछ दे देगा और क्वेश्चन उसमें एक एक्स्ट्रा डाल देगा जो कि इससे संबंधित नहीं रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले युद्ध पे चलते हैं, सेकेंड युद्ध पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, 1803 से लेकर के 1805 के बीच में लड़ा गया था। 1803 से लेकर के 5 के बीच में वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच लड़ा जाता है, वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में। इसमें एक युद्ध होता है 1803 में, जिसको कहा जाता है अरेगांव का युद्ध। क्या कहा जाता है, अरेगांव का युद्ध। इसमें भोसले और सिंधिया, होलकर और गायकवाड़, जो मराठा परिसंघ हुआ था ना, भोसले जहाँ पे सिंधिया हुआ करते थे, भोसले जहाँ पे देवगांव की संधि कर लेती है भोसले, और सिंधिया जो है सुरजी अर्जन की संधि कर लेती है, होलकर जो है रायपुर घाट की संधि कर लेता है, और गायकवाड़ भी इसी रायपुर घाट के संधि में संलिप्त रहता है। तो द्वितीय युद्ध क्या हुआ था, बेलेजली के समय हुआ था, बेलेजली और बाजीराव के समय। ये अरेगांव का युद्ध इसमें हुआ मुख्य रूप से 1803 में, और इसमें संधियाँ, यह युद्ध समाप्त हो जाती है अलग अलग संधि से। भोसले कर लेता है देवगांव की संधि, जिसमें कटक को खोना पड़ता है, अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। कटक किस संधि से, देवगांव की संधि से। पूछता है क्वेश्चंस कि कटक किस संधि से अंग्रेजों के अधीन चला गया, ये देवगांव की संधि से, जो कि देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। सिंधिया कौन सा संधि करता है, सुरजी अर्जन की संधि कर लेता है सिंधिया। और होलकर और गायकवाड़ जो है अंत में रायपुर घाट की संधि करता है, और ये रायपुर घाट की संधि 1805 में जब हो जाती है, तो यह युद्ध भी 1805 में द्वितीय युद्ध खत्म हो जाता है। और रायपुर घाट की संधि में होलकर और अंग्रेज की तरफ से जॉर्ज बार्लो थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो खत्म हुआ था वह रायपुर घाट की संधि से हुआ था, तो इस रायपुर घाट की संधि में कौन कौन सम्मिलित थे, होलकर और जॉर्ज बार्लो। तो ये ध्यान रखेंगे। अंत में चले आते हैं हम लोग तृतीय युद्ध पे, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। तृतीय युद्ध मात्र 1 साल के अंदर लड़ा गया था। ये है आपका 1817 से लेकर 1818 के बीच में। तो ये लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के बीच और बाजीराव द्वितीय के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग और बाजीराव द्वितीय के बीच जो लड़ा गया, तो क्रिकी का युद्ध हुआ
1817 में किर्की का युद्ध। तो क्वेश्चन पूछेगा किर्की का युद्ध किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, किर्की के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती है कि जो पिंडारी थे, जो मराठाओं का जो सेना था उसको पिंडारी कहा जाता था, तो पिंडारी सबका दमन कर दिया गया। जितने भी पिंडारी जो सेना हुआ करते थे मराठा में वो सबको खत्म कर दिया और मराठा परिसंघ को भी भंग कर दिया। मराठा परिसंघ क्या क्या था? पूना में, भोसले, नागपुर में और उधर गायकवाड़, उधर फिर सिंधिया, ये सब जितने भी परिसंघ थे चारों परिसंघ को खत्म कर दिया गया था आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में। और पेशवा पद को भी समाप्त कर दिया गया आंग्ल मराठा युद्ध में। आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय में 3 चीज़, पिंडारी दमन, परिसंघ, मराठा परिसंघ का को भंग कर दिया गया, पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। और इसमें मुख्य बात जो है अति महत्वपूर्ण, पेंशन पे भेज दिया जाता है यहाँ पे किसको? कानपुर में एक जगह है बिठूर, यहाँ पे पेंशन के रूप में मराठा के तरफ से जो है बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा है, इसको पेंशन के रूप में इस मराठा साम्राज्य से अलग करके कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है और इसे पेंशन दिया जाता है। और इसके साथ में अपने ये दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र धोंधू पंत को भी लेकर के कानपुर चले आते हैं। कौन? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा मराठा साम्राज्य का, 13वां पेशवा था, अंतिम पेशवा था। धोंधू पंत और बाजीराव द्वितीय कहाँ चले आते हैं? बिठूर, कानपुर में। और ये धोंधू पंत का ही नाम नाना साहेब है। यही नाना साहेब जो है वो 1857 के युद्ध में कानपुर की तरफ से नेतृत्व करेंगे। नाना साहेब जिसका नाम धोंधू पंत है, वह दत्तक पुत्र था किनका? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा का। लास्ट में क्या होता है, जब डलहौजी यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से आते हैं तो डलहौजी इनके पेंशन को ख़त्म कर देता है 1856 में। 1856 में जब पेंशन को समाप्त कर देता है, बंद कर देता है, तो नाना साहब इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1857 के युद्ध में, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बातों को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अंतिम शॉर्ट रूप में कि तृतीय युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में कौन कौन सा युद्ध एक दूसरे से संबंधित है उसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे तृतीय युद्ध से यहाँ पे है, तृतीय युद्ध में क्या है? तृतीय युद्ध में है किर्की। कौन है? तृतीय युद्ध में किर्की का युद्ध। तृतीय युद्ध से किर्की का युद्ध संबंधित है। यदि हम दूसरे युद्ध में देख लें, आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध, तो आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध में कौन है? अरेगांव का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरेगांव का युद्ध। और अरेगांव का युद्ध के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ उसमें ध्यान रखेंगे 3 संधियाँ और 2 युद्ध हुआ था। जैसे अरसा का युद्ध हुआ और तेलगांव का युद्ध हुआ। ये अरसा का युद्ध समाप्त हो जाता है किससे? पुरंदर की संधि से। और तेलगांव का युद्ध समाप्त हो जाता है बड़गांव की संधि से। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है अंततः सलवाई की संधि से। इसको ध्यान रखें, सलवाई की संधि, जो कि वारेन हेस्टिंग और महाजी सिंधिया के बीच होता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके बीच आंग्ल मराठा युद्ध का। अन्य वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही मस्त और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।